हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम ICAI की मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे सीरीज 1 जो इंस्टीट्यूट ने अभी निकाला है फॉर जून 2024 एग्जाम। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 होगा वीडियो का, जहाँ पे हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा पार्ट में हम रिमेनिंग 50 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what was the main objective of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003? Option A, achieve fiscal surplus. B, stop money laundering. C, eliminate fiscal deficit. या फिर D, eliminate revenue deficit. देखिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का मेन पर्पस था एक फिजिकल डिसिप्लिन लेके आना, जहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस करना एंड इवेंचुअली इसको एलिमिनेट करना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू एलिमिनेट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है ये तो आपको पता ही होगा, राइट? जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है ये ग्रेटर हो जाता है देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डेप्ट में चली जाएगी, राइट? जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी को करेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट की डेट बर्डन रिड्यूस करने के लिए बाय एलिमिनेटिंग फिजिकल डेफिसिट ये एक्ट बना हुआ था। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कैन इन्वॉल्व ए, इंक्रीजिंग कंजम्पशन and investment and taxes. B, decreasing government spending and increasing taxes. C, increasing government spending and increasing taxes. या फिर D, none of the above. देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी हम कब अपनाते हैं? जब हमें इकोनॉमी में डिमांड कम करना हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करना हो, तो तब हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाते हैं, राइट? यूजुअली ये इन्फ्लेशन के टाइम में अपनाते हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो। देखिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें डिमांड कम करना होता है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करनी होती है, राइट? और उसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी लिया जाता है। अब डिमांड या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम कब होगा? जब लोगों के हाथ से पैसा कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? गवर्नमेंट को टैक्सेस को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हायर द टैक्सेस लोअर विल बी द डिस्पोजेबल इनकम, राइट? लोग के हाथ से डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो वो कम चीजों की डिमांड करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा हो गया टू डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए, गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज करेगी तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, राइट? अगर कम पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या इन्वॉल्व करती है? इट इज ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग taxes. Question number 3. Who gave the theory of public finance 1959? Adam Smith, Richard Musgrave, A.C. Pigou या फिर अल्फ्रेड मार्शल? देखिए, इसका आंसर है रिचर्ड मस्ग्रेव। इन्होंने दिया था द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। Question number 4. The stabilization function is concerned with the performance of the aggregate economy in the term of A, overall output and income. B, general price level. C, balance of international payments. या फिर D, all of these. देखिए, स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मेन एम होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एंड इट इज कंसर्न्ड विथ ऑल ऑफ दीज एरियाज। देखिए, ओवरऑल आउटपुट में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लोगों को स्टेबल इनकम मिलती रहनी चाहिए, प्राइस लेवल में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन या हाई डिफ्लेशन वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स के केस में भी बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही एरियाज में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सो हमारी आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is an example of market failure? एक्सटर्नैलिटीज, लो प्राइसेस, एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल गुड्स। देखिए, जब हमने मार्केट फेलियर वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था कि देयर आर 4 मेन रीजंस फॉर मार्केट फेलियर, राइट? वो क्या क्या थे आपके? पहले तो था मार्केट पावर, राइट? सेकेंड, एक्सटर्नैलिटीज, थर्ड, पब्लिक गुड्स,
एंड फोर्थ वाज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे हमें साफ साफ ऑप्शन में एक्सटर्नैलिटीज दिया हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। देखिए लो प्राइसेस कब होता है, एक कॉम्पिटिटिव जब मार्केट होता है तो प्राइसेस लो होती है, राइट। तो ये तो अच्छी बात है, अगर प्राइसेस लो होती है तो कस्टमर को इवेंचुअली फायदा होता है ना। सो इट इज नॉट एन मार्केट फेलियर। एक्सेस सप्लाई, देखिए अगर सब एक्सेस सप्लाई टेम्पोररी है तो ये मार्केट फेलियर नहीं है। मार्केट में देखिए कभी कभार सप्लाई एंड डिमांड में ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन मार्केट अपने आप उसे करेक्ट कर देता है थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, राइट। तो टेम्पररी एक्सेस सप्लाई को हम मार्केट फेलियर नहीं कह सकते। हाँ, अगर परसिस्टेंट एक्सेस सप्लाई है तो तब जाके मार्केट फेलियर होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सक्लूडेबल एंड राइवल गुड्स। देखिए जो हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल होते हैं, राइट। तो अगर हमें ऑप्शन में दिया होता नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल गुड्स, सो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। लेकिन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल गुड्स ये तो प्राइवेट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड प्राइवेट गुड्स डू नॉट कॉज मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स कॉज मार्केट फेलियर, ठीक है। तो ये भी एक रीजन या फिर एग्जाम्पल नहीं है मार्केट फेलियर का। So the only example here is externalities, option A. Question number 6. Which of the following is not a conclusion about market allocation of commodities causing pollution externalities? देखिए ये क्वेश्चन में क्या की गई है ना, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है अबाउट पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटीज कि किस कारण से वो होती है, ठीक है। अब इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको वो पता करना है। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर टू हाई। देखिए अगर प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई है फिर तो लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहेंगे, उस चीज की डिमांड ही नहीं होगी। तो जो चीज की डिमांड ही नहीं होगी, वो ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो वो पोल्यूशन का कारण कैसे हो सकता है, राइट। अगर कोई कमोडिटी चीप है और बहुत ज्यादा उसकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो तब वो कमोडिटी आपको पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी की वो कारण हो सकती है। लेकिन अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो वो पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी के कारण नहीं होगी। तो देखिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमें ढूंढना भी इनकरेक्ट ऑप्शन ही था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी एक बार हम देख लेते हैं। बी, द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इज टू लार्ज। देखिए अगर आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा पोल्यूशन होगा, राइट। जितना ज्यादा आउटपुट प्रोडक्शन उतना ज्यादा पोल्यूशन। तो ये तो करेक्ट है रिगार्डिंग पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी। सी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द पोल्यूटिंग सब्सटेंस आर डिस्करेज्ड सिंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट इज सो इनएफिशिएंटली चीप। देखिए लोगों को क्या लगता है ना कि जो पोल्यूटिंग सब्सटेंस है उनको हम इन्वायरमेंट में डंप कर दे, क्योंकि डंप करना ज्यादा चीपर होता है ना, रिसाइकल एंड रीयूज करना तो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये एक कारण है पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी की कि लोगों को इन्वायरमेंट में डंप करना ज्यादा चीप लगता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड टू मच पोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी। सो देखिए बी, सी एंड डी तो करेक्ट है, इनकरेक्ट ए है, तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो मार्केट स्ट्रक्चर जो परफेक्ट नहीं होता उनको हम इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मोनोपोली मार्केट या ओलिगोपोली मार्केट आर एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए, participants in the market have little or no control over outcome in the market। देखिए ऐसा तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, राइट। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो कंट्रोल नहीं कर पाते मार्केट आउटकम, आपके आउटकम को, राइट। तो दिस इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉट इम्परफेक्ट। ऑप्शन बी, कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। सी अगेन ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो मार्केट ही तय करता है, राइट। और वो एक मिनिमम प्राइस होता है विच इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, तो इसके वजह से कंज्यूमर को
कम प्राइस में सामान मिल जाता है और इसकी वजह से उनकी कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए ट्रू है, नॉट फॉर इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस may lead to a loss of net benefit to the society. So now this is true for imperfect market structure, क्योंकि imperfect market structure जैसे कि मोनोपोली में या ओलिगोपोली में क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं, राइट, उनका कंट्रोल होता है प्राइस पे, तो इसलिए वो ऐसा ही प्राइस सेट करेंगे जिससे कि उनकी सरप्लस हाई हो। और अगर प्रोड्यूसर की सरप्लस हाई होती है तो देखिए जो बेनिफिट है सोसाइटी को वो कम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ता है। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस may lead to the loss of benefit is true regarding imperfect market structure. Option D, imperfect market structure include monopolies but not cartels. देखिए ये भी करेक्ट नहीं है, imperfect market structure में monopolies भी आते हैं एंड कार्टेल्स भी आते हैं। कार्टेल्स क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा फर्म जॉइंटली कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं या आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या प्राइस डिसाइड करते हैं, किसी भी तरह का अगर वो अलायंस बनाते हैं तो उसे हम कार्टेल कहते हैं। इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर में मोनोपोलिस भी आते हैं एंड कार्टेल्स भी दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट, ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आपकी जो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ने इसमें ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन बताया है, लेकिन आई थिंक उन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not an example of a policy designed to encourage competition? तो इनमें से कौन सा पॉलिसी कंपटीशन को इंकरेज नहीं करता? ऑप्शन ए, डीरेगुलेशन। देखिए डीरेगुलेशन में आप क्या करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम कर देते हो, राइट, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे फर्म्स एंटर कर सकते हैं, कॉम्पीट भी कर सकते हैं, राइट, तो ये तो कंपटीशन को इंकरेज करता है। सिमिलरली ट्रेड लिबरलाइजेशन भी कंपटीशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि आपने बहुत लिबरल पॉलिसीज बनाई है जो सब फॉलो कर सकते हैं, राइट, किसी को भी आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। सिमिलरली एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस, तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मोनोपोली क्रिएट करने को ये रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट, यानी कि कंपटीशन इंकरेज कर रहा है, तो ये तीनों ही कंपटीशन इंकरेज करते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग इनकम टैक्स का कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स रिड्यूस करोगे तो उससे कंपटीशन इंकरेज नहीं होगा, राइट, कंपटीशन में उसका कोई असर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज? ए एडम स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी जोल डीन या फिर डी एल्फ्रेड मार्शल? हमारा आंसर है सी जोल डीन। इन्होंने डिफाइन किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 10, Marshallian theory of consumers' behavior is based on A, hypothesis of additive utilities, B, hypothesis of independent utilities, C, both A and B, या फिर D, weak ordering? देखिए हमारा आंसर है C, both A and B। अगर आप मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को याद करें तो वहां पे हम क्या करते थे, हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे कमोडिटीज की, राइट, फॉर एवरी यूनिट वी कंज्यूम हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल पाते थे। हम ऐसे निकालते थे कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो कितना यूटिलिटी हुआ, राइट, फिर उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो एडिशनल उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया। तो ऐसे करके फॉर एवरी यूनिट वी कंज्यूम या एवरी कमोडिटी वी कंज्यूम हम उसकी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी निकाल पाते थे। उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। और अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी होती तो फिर हम क्या करते, ये जो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है इनको ही हम ऐड करते, राइट, तो उससे हमारा टोटल यूटिलिटी निकल जाता, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज। सो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू रिगार्डिंग मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11, successful business firms spend considerable time, energy and efforts
in analyzing the dash for their products, supply, price, demand या फिर none of these? देखिए हमारा आंसर है सी, डिमांड. बिजनेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए डिमांड एनालाइज करने पे, क्योंकि देखिए डिमांड एनालाइज फोरकास्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस में ही आप डिसाइड करते हो कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस सेट करना है, राइट? तो एनालाइजिंग डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सक्सेसफुल बिजनेस. Question number 12. By way of an optimal choice, a consumer tends to A. Save money, B. Purchase large quantity, C. Maximize satisfaction या फिर D. Maximize satisfaction subject to constants like taste and preference. देखिए कंज्यूमर जो है वो अल्टीमेटली अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना तो चाहता ही है, राइट? इसका ये अल्टीमेट एम होता है, लेकिन वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के विपरीत जाना भी पसंद नहीं करता. तो एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज तो करता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 13. द इकोनॉमिस्ट concept of demand is dash as desire or need or choice or preference or order. A. The same thing. B. Not the same thing. C. A और B या फिर D none of these. देखिए इकोनॉमी में क्या डिजायर कहना एंड डिमांड कहना एक ही बात है? नहीं, दे आर नॉट द सेम थिंग, राइट? ये हमने बहुत पहले पढ़ा था डिमांड वाले चैप्टर में कि सिर्फ डिजायर होना या नीड होना इज नॉट इक्वल टू डिमांड, राइट? अगर आपकी डिजायर इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेज, तो तब हम उसे डिमांड कहते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट द सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 14. द डिमांड फॉर लेबर in response to the wage rate is dash, whereas the demand for the same labor in response to the price of electronic goods when labor enters as an input is dash. देखिए वेज रेट क्या है? ये लेबर की प्राइस है, राइट? तो अगर वेज रेट के रिस्पॉन्स में लेबर की डिमांड हो रही है, सो दिस इज अ डायरेक्ट डिमांड फॉर लेबर. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए लेबर की जरूरत होती है, लेबर एज एन इनपुट यूज होता है, तो ये तो एक डिराइव डिमांड हुआ लेबर का, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए लेबर की जरूरत होती है, तो इसलिए लेबर की डिमांड हो रही है, देन दिस वुड बी योर डिराइव्ड डिमांड. तो यहाँ पे हमारा आंसर है फर्स्ट डायरेक्ट डिमांड एंड सेकेंड इज डिराइव्ड डिमांड. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 15. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ना आपको एक असर्शन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है एंड उसके पीछे की रीजन दी गई है. अब हमें दोनों असर्शन एंड रीजन पढ़ना है और पता करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है. तो चलिए असर्शन पढ़ते हैं पहले. इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन ओनली सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स where average product of variable factor is declining. देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो आपको याद होगा, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3, राइट? और शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 पे ही प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि यहीं पे उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा. स्टेज 1 में क्या होता है कि वो तेजी से ग्रो कर रहा होता है, राइट? तो वो स्टॉप नहीं करना चाहता वहां पे, वो स्टेज 2 तक पहुंचना चाहता है. लेकिन स्टेज 2 के बाद अगर आप स्टेज 3 तक पहुंच गए तो क्या होगा? 3 में तो आपकी टोटल प्रोडक्ट ही कम होने लग जाएगी, राइट? तो यहाँ पे आप नहीं पहुंचना चाहोगे, आइडल होगा आपके लिए स्टेज 2 में ही प्रोड्यूस करना. तो देखिए ये असर्शन तो बिल्कुल ठीक है. अब इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है? इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव. देखिए स्टेज 1 पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव, यानी कि देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, जो आपकी फिक्स्ड इनपुट है, राइट, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुई होती है. तो हम तो यहाँ पे चाहते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा इनपुट ऐड करें और फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइज करें, राइट? अब इस सिचुएशन में क्या एडिशनल फिक्स्ड इनपुट या फिक्स्ड फैक्टर ले आना यहाँ पे फायदेमंद होगा? नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो है वही आपने फुली यूटिलाइज नहीं किया. तो स्टेज 1 में तो आप चाहते हो कि जो फिक्स्ड इनपुट आपका ऑलरेडी है उसमें ही आप ज्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करो और तेजी से ग्रो करो. और स्टेज 3 में क्या होता है? द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ
वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। स्टेज 3 में क्या होता है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होने लग जाता है, राइट, एंड टोटल प्रोडक्ट भी आपका गिरने लग जाता है। तो इस कारण से स्टेज 3 में आपको प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following groups of good have inelastic demand? A, salt smartphone branded lipstick. B, school uniform branded goggles smartphone. C, salt school uniform medicine. या फिर D, medicine branded sports shoes diamond play। देखिए हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, आपके बजट की बहुत ही छोटा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ऐसे गुड्स हमेशा प्राइस इनइलास्टिक होते हैं, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके बजट में ज्यादा असर नहीं करता, राइट। एंड स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेडिसिन, ये आपके नेसेसिटीज में आते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म आपको चाहिए होता है स्कूल जाने के लिए, राइट, और मेडिसिन आपको अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए चाहिए होता है। अगर आप मेडिसिन नहीं खरीदोगे तो आपकी हेल्थ में असर कर सकता है। तो ये चीज तो आपको खरीदनी पड़ेगी, चाहे इनके प्राइस ऊपर भी हो या नीचे भी जाए, राइट। तो ये भी प्राइस इनइलास्टिक होते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is raised by 12% and elasticity of demand is minus 0.63, the expenditure made on the commodity by a consumer will dash decrease, increase, remain same या फिर can't say। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, प्राइस रेज कर दिया बाय 12%, राइट, और उसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई, -0.63। अब हमें तो पता ही है कि जो नॉर्मल गुड्स है उनकी इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव ही होती है, राइट, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे नेगेटिव देख के आपको घबराना नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है, नेगेटिव ही आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, 0.63, यानी कि लेस देन 1, राइट, लेस देन 1। तो अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो इसका क्या मतलब होता है, आपकी गुड इन इलास्टिक है, राइट। और इन इलास्टिक गुड्स के केस में क्या होता है, इफ यू इंक्रीज द प्राइस, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक if and only if between two bundles the consumer prefers the bundle which has dash, more of one of the goods, less of at least one of the goods, more of at least one of the goods and less of the other goods, या more of at least one of the goods and no less of the other goods। देखिए इंडिफरेंस कर्व पढ़ते वक्त हमने कहा था कि अगर कंज्यूमर के पास 2 बंडल दी जाए और एक बंडल में ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा वाला को ही चूज करेगा, राइट, मोर इज बेटर। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए 2 बंडल है आपके पास, बंडल ए एंड बी। बंडल ए में लेट्स से 3 एप्पल्स है एंड 4 ऑरेंजेस है, ठीक है। बंडल बी में भी 3 एप्पल है लेकिन यहाँ पे 5 ऑरेंजेस है। तो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे मिलेगा, ऑब्वियसली बंडल बी में मिलेगा, राइट, क्योंकि देखिए एप्पल तो दोनों में सेम है लेकिन जो ऑरेंज है वो बी में ज्यादा है, मोर इज बेटर। तो इसलिए एक बंदा क्या चूज करता है, देखिए वो चूज करता है मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स। देखिए यानी कि एप्पल में कोई कमी नहीं हुई है, देयर इज नो लेस ऑफ एप्पल, लेकिन देयर इज मोर ऑफ ऑरेंजेस इन बंडल बी, तो वो बंडल बी को ही चुनेगा। तो इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और बंडल होता, बंडल सी। यहाँ पे आपने एप्पल तो घटा दिया, ठीक है, लेकिन ऑरेंजेस आपने इंक्रीज कर दिया पहले से बंडल ए से। तो इन दैट केस अगर हमें बंडल ए एंड बंडल सी के बीच चूज करना हो तो हम क्या क्लियरली कह सकते हैं कि बंडल सी में ज्यादा फायदा है? नहीं, क्योंकि एप्पल भी तो आपने यहाँ पे कम कर दिया है ना, आपने ऑरेंज तो इंक्रीज कर दिया लेकिन एप्पल को आपने सेम नहीं रखा।
तो इसलिए देखिए ऑप्शन सी एंड डी में यहाँ पे बहुत ही छोटा सा अंतर है। ऑप्शन सी कहता है कि मोर ऑफ वन गुड तो होनी चाहिए, लेकिन लेस ऑफ अदर गुड हो तो भी चलेगा, यानी कि बंडल सी भी चलेगा, विच इज इनकरेक्ट। क्योंकि बंडल ए और सी की अगर हम कंपेयर करें तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि सी में ज्यादा फायदा है, क्योंकि सी में एप्पल तो कम है ना, भले ऑरेंजेस ज्यादा है। लेकिन अगर हम बंडल ए एंड बी की कंपेयर करें, देखिए ए एंड बी में एप्पल तो दोनों में ही सेम है, राइट। देयर इज नो लेस ऑफ वन गुड, लेकिन देयर इज मोर ऑफ अदर गुड। तो इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं बंडल बी में ज्यादा फायदा है। तो आपको आई होप ये दो ऑप्शंस के बीच की डिफरेंस समझ आ गई है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है। देयर शुड बी मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स। तो इस तरह की चॉइस को हम मोनोटोनिक कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19, a consumer finds the vegetable vendors selling vegetables in the street have raised the prices of vegetables than usual prices. She will buy dash vegetables, then as her usual demand, showing the demand for vegetable is dash. More inelastic demand, less elastic demand, same inelastic demand या फिर same elastic demand। देखिए अगर हम वेजिटेबल की बात करें, कलेक्टिवली अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, तो इसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। क्योंकि देखिए इंसान को वेजिटेबल तो खाना ही है, राइट। आप और क्या खाओगे, वेजिटेबल नहीं खाओगे तो हो सकता है जो नॉन वेज है वो तो चिकन भी खा ले, लेकिन हम जैसे वेज लोग अगर वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, राइट। तो वेजिटेबल्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। अगर हम एक पर्टिकुलर वेजिटेबल की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि भिंडी की या आलू की, तो फिर हम कहते हैं कि एक दो दिन कोई और सब्जी खा लो। लेकिन अगर कलेक्टिवली सारी वेजिटेबल्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी हम और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा, राइट। तो देखिए वेजिटेबल की डिमांड इन इलास्टिक होती है एंड जो औरत है, राइट, वो सेम अमाउंट ही खरीदेंगी वेजिटेबल्स और यहाँ पे उसकी डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सेम एंड इन इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 20। In the below figure, if DD is the demand curve and R is a given point on it, then the area of the shaded portion OP1 RQ1 is dash। देखिए यहाँ पे हमारा DD ये आपका डिमांड कर्व रहा, राइट, DD, and R is a point on the demand curve. Now the price corresponding to this R is your P1 and P1 represents the price for Q1 क्वांटिटीज, है ना। और जो ये शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है P1 इंटू Q1, राइट। अब आप बताओ P1 इंटू Q1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट या फिर नन ऑफ दिस। अगर आप प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, आपका टोटल रेवेन्यू आता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, टोटल रेवेन्यू। Question number 21. Marginal revenue of a firm is constant throughout under A. perfect competition, B. monopolistic competition, C. oligopoly या फिर D. all of the above। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू तीनों ही सेम रहते हैं, राइट। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 22. Monopolistic competition constitutes A. single firm producing close substitutes, B. many firm producing close substitutes, C. many firms producing differentiated substitutes या फिर D. few firms producing differentiated substitutes। देखिए जब भी हम कंपटीशन कहते हैं ना तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे many firms होगा, क्योंकि जब many firms होगा तभी तो कंपटीशन होगा। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, राइट। यानी कि हर एक ब्रांड में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर होता है। फॉर इंस्टेंस आप शैम्पू ब्रांड्स को याद कीजिए, दे आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब शैम्पू ब्रांड्स में क्या होता है कि हर ब्रांड में अलग अलग फीचर होता है। कोई शैम्पू एंटी डैंड्रफ होता है, कोई हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, कोई सिल्की हेयर के लिए, राइट। तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। भले ही शैम्पू सारे शैम्पू का काम बाल धोना ही है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं।
तो इस टाइप की कंपटीशन को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, जहाँ पे देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स तो है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्योंकि सब में अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। तो इनको हम डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 23, interdependence between firms is a feature of which of the market firm? ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन? देखिए हमारा आंसर है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, देयर आर ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स जो सिग्निफिकेंट मार्केट को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट, हु हैव सिग्निफिकेंट मार्केट पोर्शन। तो ये जो फ्यू फर्म्स है ना, ये एक दूसरे पे बहुत ही कड़ी नजर लगाए बैठते हैं, एक एक मूव स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर कोई और फर्म मूव चेंज करता है तो खुद को भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट, ताकि आपके कस्टमर्स उनके पास ना चले जाए। सो दैट्स व्हाई देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स इन ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is a limitation of using GDP as a measure of economic well-being? A, it includes only monetary transactions। देखिए क्या जीडीपी में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड होता है? देखिए जब हमने चैप्टर 6 यूनिट 1 पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा, राइट। अब सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करना तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लेकिन स्टिल हम इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालते हैं और ये जीडीपी में ऐड करते हैं। सो इट इंक्लूड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहना गलत होगा। बी, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड इट इज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, क्योंकि देखिए जीडीपी से हमें ये तो पता चलता है कि पूरी देश की प्रोडक्शन कितनी है, इनकम कितनी है, लेकिन वो इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस सेक्शन को ज्यादा जा रहा है, किसको कम जा रहा है, वो हमें पता नहीं चलता। सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी कहता है इट कंसिडर्स बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। देखिए सर्टन नॉन मार्केट एक्टिविटीज भी जीडीपी में इंक्लूड होती है, जैसे कि हमने अभी भी कहा कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने कुछ बनाया, राइट, तो वो मार्केट एक्टिविटी तो नहीं है, बट स्टिल उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ऐड होती है। लेकिन बिकॉज बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, सो इट डज नॉट मीन कि वो कोई लिमिटेशन है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है जीडीपी की, राइट। ये तो अच्छी बात है अगर आप नॉन मार्केट एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर रहे हो तो। सो दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। एंड ऑप्शन डी कहता है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, विच इज इनकरेक्ट। जीडीपी इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है, तभी तो हम रियल जीडीपी निकालते हैं, है ना। सो देखिए ए, सी एंड डी तीनों ही इनकरेक्ट है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, if a country's gross domestic product GDP is greater than its gross national product GNP, it implies that the country is a net exporter, a net importer, has trade surplus or has trade deficit। देखिए GNP हम कैसे निकालते हैं? GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad, right? यही फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। तो अगर जीडीपी ग्रेटर होना है जीएनपी से, तो इसका ये मतलब है कि जो एनएफआई है आपका नेट फैक्टर इनकम है, ये नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट, तभी तो ये जीडीपी ग्रेटर होगा जीएनपी से। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि जितना इनकम हमें बाहर से आ रहा है, ठीक है, द कमिंग इनकम इज लेस देन whatever income is going out from the country, right? कंट्री में इनकम कम आ रहा है बाहर से, और हम बाहर के लोगों को ज्यादा इनकम दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? आपका ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर है हैज अ ट्रेड डेफिसिट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द सेंट्रल बैंक कंडक्ट्स an open market purchase of government securities, what is the likely impact on the money supply? Increase, decrease, no change या variable depending on other factors? देखिए अगर सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, यानी कि वो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है, राइट,
और इसके बदले में मार्केट को वो क्या दे रहा है, मार्केट को वो मनी दे रहा है, राइट। पैसे के बदले में ही तो खरीद रहा है, यानी कि वो मनी इन्फ्यूज कर रहा है मार्केट में। तो अगर मनी इन्फ्यूज होता है मार्केट में तो मनी की सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 27. Which of the following is included in M2, a broader measure of money supply compared to M1? Currency in circulation, saving deposits, demand deposits या फिर traveler's check। देखिए M1 जो है ये एक नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट जो आपको तुरंत डिमांड पे, आपकी डिमांड पे आपको मिल जाए, राइट। तो ये एक बहुत ही एक लिक्विड मेजर ऑफ मनी है। अब M2 जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड है M1 से, इसमें हम सेविंग डिपॉजिट्स भी ऐड करते हैं। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन M2? इट इज सेविंग डिपॉजिट। देखिए अब एक और मेजर होता है M3 करके, राइट। तो M3 में हम क्या इंक्लूड करते हैं, M3 में हम टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेविंग डिपॉजिट। Question number 28. What is the purpose of voluntary export restraints या VER? To limit the quantity of exports, to encourage foreign producers to export more, to reduce the cost of imports या फिर to comply with international trade agreements। देखिए वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का पर्पस होता है एक्सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करना, कम करना, लिमिट करना द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए। ये एक्सपोर्टर खुद अपने तरफ से ये रिस्ट्रेंट लेता है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है टू फॉरेन कंट्रीज हम कम करेंगे। तो वो ऐसा क्यों करता है, एक्सपोर्ट क्यों कम करना है, एक्सपोर्ट तो जितना करो उतना फायदा है, राइट। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिस कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, शायद उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा कि आपके एक्सपोर्ट की वजह से हमारे जो इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स है वो सफर कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपना एक्सपोर्ट कम करो। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होगी, और उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अगर वॉलेंटरीली अपने तरफ से आप एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, तो उसे हम वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 29. Which of the following is an example of automatic stabilizer in the budget? देखिए ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर क्या होते हैं, ये एक ऐसे स्टेबिलाईजर होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं विदाउट फर्दर गवर्नमेंट एक्शन और इंटरवेंशन। अब इनमें से कौन सा ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर का एग्जाम्पल है? ए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है कि गवर्नमेंट कहीं पे अपना पैसा स्पेंड करना चाहता है, राइट। लेकिन स्पेंड करने से पहले गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कहाँ स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस तो नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का भी एक रेट फिक्स किया होता है गवर्नमेंट ने, और ये साल में एक बार ही आप कलेक्ट करते हो, जब रिटर्न फाइल करने के टाइम में आप टैक्स करते हो, राइट। तो ये इकोनॉमी कभी भी बीच में, अगर ईयर के बीच में डाउन टर्न हो गए, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज करके तो आप इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाओगे, स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, कितना करे, कैसे करे, तो ये भी ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दीज आर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, क्योंकि क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कब मिलता है, जब लोग बेरोजगार होते हैं, राइट। अब मान लीजिए बीच में साल में कहीं भी ऐसा सिचुएशन आया कि बहुत सारे लोगों की ले ऑफ हो गई, राइट, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो भी अनएम्प्लॉयड है उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तो मिल रही है, तो इसके वजह से क्या होगा कि उनके हाथ से इनकम बिल्कुल सडनली कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकम सडनली कम हो जाए ना तो डिमांड पे असर होता है, लेकिन बिकॉज उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल ही रहा है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा सडनली, और इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर इन बजट। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following policy measures is typically used by central banks to manage the business cycle? A, fiscal policy, B, monetary policy, C, trade policy या फिर D, industrial policy। तो ये बिजनेस साइकिल को मैनेज करने के लिए जनरली सेंट्रल बैंक
इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज ज़्यादा होता है बिजनेस साइकिल को मैनेज करने के लिए। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय जोल डीन, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ या फिर एल रॉबिन्स। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था जोल डीन ने, तो हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32, द चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स is related with A, what to produce, B, how to produce, C, for whom to produce या फिर D, all of the above। देखिए अगर हम प्रोडक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं कि किस टेक्निक यूज के प्रोड्यूस करें, तो वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस में, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? मार्केट सिस्टम यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डिसएडवांटेज कौन सी है। ए, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, दिस इज राइट, दिस इज एन डिसएडवांटेज, राइट। कैपिटलिस्ट में पता नहीं होता आपको, राइट। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। बी, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस। ये तो गलत है, कैपिटलिस्ट में डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस होता है, तो लोगों को अपनी चॉइस की गुड मिलती है। Ben of initiative and enterprise are not rewarded, ये भी गलत है, जो हार्ड वर्क करता है वो ऊपर तक जा सकता है। And profits will tend to be low भी गलत है, क्योंकि प्रॉफिट्स यूजुअली हाई होता है कैपिटलिस्ट में, क्योंकि सब प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे होते हैं। सो आपका जो डिसएडवांटेज है वो है ऑप्शन ए, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following are the features of a mixed economy? A, planned economy, B, dual system of pricing, and C, balanced regional development, या फिर D, all of the above। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स आर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मिक्स में प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है, गवर्नमेंट सर्टेन एक्सटेंट तक प्लानिंग करती है, राइट। देन डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग, देखिए कुछ प्राइसिंग मार्केट मैकेनिज्म की वजह से होती है, कुछ गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है, सो डुअल सिस्टम होती है। एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ओवरसी कर रहा होता है, राइट। प्योरली कैपिटलिस्ट ये नहीं होती। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमी की सेंट्रल इशू नहीं है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए, हाउ शुड सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री फाइट इन्फ्लेशन? तो ये तो एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, राइट। What is responsible for high and persistent unemployment? ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, क्योंकि आप ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सी, हाउ टू टैक्स चेंजेस इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन? तो देखिए ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक इशू है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन पे फोकस कर रहे हैं रादर देन इकोनॉमी एज अ होल। So this is microeconomic issue and not a macroeconomic issue. Option D, what factors determine economic growth? अब ये भी ये लार्जर मैक्रो इकोनॉमी में की बात कर रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे लिया है, ठीक है। तो A, B and D ये तीनों मैक्रो है, लेकिन C माइक्रो इकोनॉमिक इशू है, तो C would be our answer. Question number 36, which of the following is a false statement? A, the very long run focuses on the growth of productive capacity। देखिए ये तो करेक्ट है, वेरी लॉन्ग रन में हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ग्रो करने की सोचते हैं। B, in a very long run the productive capacity is assumed to be given। देखिए ये भी करेक्ट है कि वेरी लॉन्ग रन में हम अस्यूम करते हैं कि जितना हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी अचीव कर सकते थे हमने वो कर लिया, ठीक है। C, in a very short run shifts in aggregate demand determine how much output is produced। देखिए वेरी शॉर्ट रन में हम एग्रीगेट सप्लाई को तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड के बेसिस में ही हम डिसाइड करते हैं कि कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इम्पोर्टेंट लॉन्ग रन इश्यूज। देखिए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इश्यूज पे आते हैं, ये लॉन्ग रन इश्यूज इनको यूजुअली नहीं माना जाता। लॉन्ग रन इश्यूज होता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाना,
मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना, ठीक है, तो वो होते हैं लॉन्ग रन इश्यूज, ग्रोथ करना, ओवरऑल ग्रोथ में फोकस करना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये मिड टर्म, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इश्यूज है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। Question number 37. In the very long run EDAS model, if the AD curve shifts to the left, then price and output will both decrease, price and output will both increase, prices will decrease but output will remain the same, या output will decrease but price will remain the same। ठीक है, वेरी लॉन्ग रन में क्या होता है ना, आपकी जो आउटपुट है वो तो सेम ही रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एक जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसी में प्रोड्यूस कर रहे होते हो इन द वेरी लॉन्ग रन। तो एवरेज सप्लाई जो है आपका या आउटपुट है वो आपका चेंज नहीं होता, सेम रहता है। लेकिन आप देखिए, अगर आपकी एवरेज सप्लाई सेम है और आपकी एवरेज डिमांड कम हो गई, तो इससे क्या होगा, प्राइस में डाउनवर्ड असर पड़े, ठीक है, तो प्राइसेस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, प्राइसेस विल डिक्रीज बट आउटपुट विल रिमेन द सेम। Question number 38. The concept of diminishing marginal return implies that A. Output cannot decrease as long as labor is substituted for capital. B. Output decreases if either labor or capital is decreased. C. Output increases but at a decreasing rate as the amount of labor is increased and the amount of capital remain fixed. या फिर D. If the capital stock is kept constant, output cannot increase even if more labor is available। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपका कैपिटल राइट एक फिक्स्ड है और इस फिक्स्ड कैपिटल में अगर आप वेरिएबल इनपुट्स ऐड करते हो तो आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ये इंक्रीज तो होता है बट इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट पे ये इंक्रीज होता है, तो इसी को हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39. Countries with higher saving rates may have higher equilibrium growth rates since, देखिए जो जिन कंट्री की सेविंग रेट हायर है उनकी ग्रोथ भी हायर होती है, तो क्यों ऐसा होती है? बिकॉज ऑप्शन ए, पीपल हु सेव मोर आर ऑल्सो मोर इंडस्ट्रियस, हायर इनकम अलाउज मोर सेविंग, या higher saving rate allows more investment in human capital which ultimately enhances economic growth. Having more capital equipment is more important than having better capital equipment। तो ये इसका आंसर तो काफी साफ साफ है, इट इज ऑप्शन सी। जितना आपका सेविंग रेट इंक्रीज होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 40. Assume you built a new house, bought a used car and bought some government bonds. Which of the following is true? A. Consumption and government purchases went up since you bought a used car and government bonds. देखिए, नेशनल इनकम या जीडीपी निकालते वक्त कंजम्पशन हम किसको मानते हैं? अगर आप न्यूली प्रोड्यूस चीज को कंज्यूम करते हो ना, तभी हम उसे कंजम्पशन मानते हैं। लेकिन अगर आप एक यूज्ड कार जो पहले ही बन चुकी है, किसी और ने परचेज की है और आप उसे दोबारा परचेज कर रहे हो, तो उसे हम कंजम्पशन नहीं कहते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंजम्पशन नहीं हुई है। सिमिलरली गवर्नमेंट परचेजेस क्या होती है? अगर गवर्नमेंट परचेज करती है तो हम गवर्नमेंट परचेजेस कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया तो उसे हम गवर्नमेंट परचेज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेज दोनों ही नहीं हुआ है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है बी। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखिए हमने पहले ही कहा है कि कोई कंजम्पशन नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस एंड बॉट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखिए इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे हुआ है क्योंकि आपने नया घर बनाया है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट परचेजेस यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि हम जैसे पहले हम कह चुके हैं, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हो तो वो गवर्नमेंट परचेजेस नहीं है। गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ खरीद रहा है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस, तो यही एक करेक्ट है, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है क्योंकि आपने न्यू हाउस खरीदी है।
So option B is your correct option. Question number 41. A central bank that wants to stabilize the economy in the short run should try to, देखिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, यानी कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, राइट? तो इसी की वजह से स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए अब क्या करना होगा? ए, स्टैब्लिश अ क्लियर इन्फ्लेशन टारगेट एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। देखिए ये लॉन्ग रन के लिए ये आइडिया ठीक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन के लिए ये ठीक नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हुई है तो अभी इन्फ्लेशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है? अभी तो आपको स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को, और उसके लिए अगर आपको डिमांड इंक्रीज करना है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी आता है तो भी ठीक है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेबलाइज करो, ठीक है? बी, अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए शॉर्ट रन में आप एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, राइट? शॉर्ट रन में ये यूजुअली फिक्स रहता है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई के साथ छेड़खानी करना इट इज नॉट पॉसिबल। सी, अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आप कर सकते हो। शॉर्ट रन में आप एग्रीगेट डिमांड को चेंज कर सकते हो थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ऑप्शन डी कहता है कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन लॉन्ग रन गोल्स। तो शॉर्ट रन में तो आप डूब रहे हो, तो लॉन्ग रन गोल्स में कॉन्सेंट्रेट करके क्या करोगे, है ना? तो ये भी इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42. Inflation occurs whenever A, aggregate demand rises, B, the price of any given commodity rises, C, the average price of most goods and services rises, या फिर D, the tax rate is lower than government spending rate। देखिए इन्फ्लेशन हम कब कहते हैं? जब चीज़ों की प्राइस, मोस्ट गुड्स एंड सर्विस की अगर एवरेज प्राइस राइज होती है तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? सिर्फ एक ही कमोडिटी की प्राइस राइज होती है तो क्या वो इन्फ्लेशन है? नहीं, इन्फ्लेशन यानी कि सारी चीजों की, राइट? ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विस की अगर प्राइस राइज होती है तो वो आपका इन्फ्लेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43. द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ ए, इंपोर्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज। देखिए अगर यूएस के लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि जिस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको पे भी तो ज्यादा कर रहे होंगे ना, डॉलर्स में ज्यादा पे कर रहे होंगे। तो अगर ज्यादा पे कर रहे हैं मतलब उन कंट्री की तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइट? इट इज नॉट डिक्रीजिंग बट इट इज इंक्रीजिंग। सो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट वॉज। ऑप्शन सी, द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट वॉज। देखिए फ्यूचर एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट से डॉलर के डिमांड पे असर होता है, डायरेक्टली सप्लाई पे असर नहीं होता, ठीक है? तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, फ्यूअर यूएस रेसिडेंट्स ट्रैवल अब्रॉड। देखिए अगर कम लोग बाहर ट्रैवल करेंगे यूएस से तो जो कंट्रीज में वो ट्रैवल करते थे पहले तो उनकी तो डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हुई ना, क्योंकि कम लोग आ रहे तो कम डॉलर खर्च कर रहे हैं वहां पे, राइट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The quantity of dollar supply will decrease in this case if fewer US residents travel abroad. ठीक है? Question number 44. Quantitative restrictions refer to the limits set by the countries to curb imports, exports, imports and exports या फिर none of the above। ठीक है? Quantitative restriction दोनों ही import and export के लिए हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, imports and exports। Question number 45. The expenditure multiplier is used to calculate the change in A, spending caused by change in income, equilibrium income caused by change in autonomous spending, C, intended spending caused by change in consumption, या फिर D, disposable income caused by change in savings। देखिए एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में क्या होता है, ये क्या कैलकुलेट करता है कि आप जो इनिशियली एक्सपेंड करते हो उससे ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आउटपुट में, जीडीपी में या फिर नेशनल इनकम में, इक्विलिब्रियम इनकम में क्या असर आता है वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, राइट? और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना आप इनिशियली स्पेंड करते हो उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट आपका इक्विलिब्रियम इनकम में आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट कैलकुलेट्स द चेंज इन equilibrium income caused by the change in autonomous spending. Question number 46. Theory of mercantilism propagates A, encourage exports and imports,
बी इंकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इंपोर्ट्स, डिस्करेज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, या डिस्करेज एक्सपोर्ट्स एंड इंकरेज इंपोर्ट्स। देखिए जो मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी है ना, ये आपको कहता है कि एक्सपोर्ट्स तो आप ज्यादा से ज्यादा करो लेकिन इंपोर्ट आप कम करो। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा एक सरप्लस की स्टेट में रहोगे या कभी भी आपको डेफिसिट फेस करना नहीं पड़ेगा। तो वो एक आइडियल सिचुएशन होता है रहने के लिए। तो ऐसा मर्केंटाइलिज्म थ्योरी प्रोपेगेट करता है, ठीक है। तो वो इंकरेज करता है एक्सपोर्ट को एंड डिस्करेज करता है इंपोर्ट को। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, what is the formula for calculating gross domestic product GDP using expenditure approach? देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। वो क्या क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। और ये चारों कंपोनेंट्स अवेलेबल है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 48. Which component of national income represents income earned by individuals and businesses before taxes and other deductions? Personal income, disposable income, gross national product या फिर gross domestic product? देखिए ग्रॉस नेशनल एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये तो पूरी कंट्री की या पूरी इकोनॉमी की इनकम बताती है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए ऐसा कंपोनेंट जो इंडिविजुअल्स की एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस की इनकम बताती हो। तो वो पर्सनल या डिस्पोजेबल इनकम में से एक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी बताता है कि हमें बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस चाहिए। तो बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका पर्सनल इनकम, राइट। और पर्सनल इनकम में टैक्स एंड अदर डिडक्शंस डिडक्ट करने के बाद ही डिस्पोजेबल इनकम आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49. In the modern fiat money system, the value of money is primarily based on A. Gold reserves, B. Government authority and public trust, C. Exchange rate या फिर digital transactions. तो ये fiat system में value of money based होता है government authority and public trust पे। यहाँ पे कोई equivalent reserve नहीं रखा जाता, right? इनफैक्ट एक minimum reserve रखा जाता है। लेकिन ये मनी चलती कैसे है? क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट करती है गवर्नमेंट पे, राइट। तो ट्रस्ट के बेसिस में ये करेंसी सिस्टम चल रहा होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following represents the total amount of money the government owes to external creditors and domestic lenders? National debt, budget surplus, fiscal deficit या फिर revenue deficit? देखिए जो पैसा गवर्नमेंट ओ करती है क्रेडिटर्स को या डोमेस्टिक लेंडर्स को, उसको हम डेट कहते हैं। एंड सिंस गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वो एक नेशनल डेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, नेशनल डेट। सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 51 से 100 तक वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द कॉमेंट। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।